देखती आँखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। और पिछले 1 महीने से आपने देखा कि एनटीए जो नीट का एग्ज़ाम लेती है, बहुत ही चर्चा में रही है और चर्चा इस हवाले से रही कि उन्होंने पूरा निज़ाम ही गड़बड़ कर दिया, जिसकी वजह से नीट का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो नतीजे आए, उसमें बहुत अलग तरह के सवालात पैदा हो गए। 67 बच्चे जो है 720 नंबर पूरा ले आए, उसके बाद से लगातार 1 महीने से वो चर्चा चल ही रही थी। इसी दरमियान 18 तारीख को नेट यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ, एनटीए ने लिया और ये अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि एनटीए खुद एक मामले में फँसी हुई है, लेकिन एनटीए ने दिखाया कि नहीं हम एग्ज़ाम ले सकते हैं और एग्ज़ाम लिया उन्होंने और एग्ज़ाम लेने के 24 घंटे के अंदर-अंदर एक बार फिर एनटीए जो है फेल हो गया ट्रांसपेरेंसी बरतने में और एक बार फिर ये सामने आई है खबर कि पर्चा लीक होने की वजह से पूरे एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। इस बार जो यूजीसी नेट के लिए जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था हिंदुस्तान भर से तकरीबन 11 लाख से ज़ायद बच्चों ने रजिस्टर किया था, 9 लाख से ज़ायद बच्चों ने इसमें अपीयर किया। 300 से ज़ायद सेंटर सिटीज़ में सेंटर बनाए गए, तकरीबन 1200 से ज़ायद सेंटर बनाए गए थे। तो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान भर के नौजवान इसमें इन्वॉल्व थे और वो नौजवान जो आने वाले दिनों में पीएचडी करना चाहते हैं जेआरएफ के ज़रिए से और ख़ास तौर से अपना करियर आला तालीम में आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, प्रोफ़ेसर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, वो तमाम नौजवान थे। ऐसे बहुत सारे नौजवान थे जो बहुत मेहनत करके तैयारी करके इस मैदान में आए थे, बहुत सारे लोग थे और उनमें से मेरे साथ इस वक़्त माज़ हैं जो माज़ से मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो अपना तारुफ़ कराएँ, माज़ आप कहाँ से हैं और आपने किस सब्जेक्ट के लिए अपना एग्ज़ाम दिया था? सबसे पहले तो एशिया टाइम्स का शुक्रिया कि आपने छात्रों जी, की समस्याओं को उठाने की कोशिश की, जो अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ है। मैं माज़ जी। बिन असद, मैं झारखंड के एक रामगढ़ जिले से एक ट्राइबल लैंड से बिलॉन्ग करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक जी, साइंस में मास्टर्स किया हूँ और मैं फ़िलहाल अच्छा। नेट की तैयारी कर रहा था पिछले 1 साल से। तो कल जब खबर आई शाम 10 बजे के आस-पास कि एनटीए ने इसे रद्द कर दिया है, तो आप पर क्या गुज़री? आपका पहला रिएक्शन क्या था? मेरा पहला रिएक्शन तो ये था कि हम इतने मुसीबत के साथ पढ़ाई करते हैं, कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से तैयारियाँ कर रहा था मैं लगातार और त्योहार के बीच में इस तरह से जो मैं एग्ज़ाम दिया उसके बाद में इस तरह की चीज़ थी, ये अपने आप में एक हार्ट ब्रेकिंग था। किसी भी स्टूडेंट के लाइफ़ में जब वो बहुत मेहनत से इस तरह से मुश्किलात का सामना करके तैयारी करता है, तो उसके लिए एक हार्ट ब्रेकिंग होता है। तो सबसे पहले तो घर वालों ने मुझे हौसला देने की कोशिश की कि ये होता है, अभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है। लेकिन एक अंदर से दिल टूटा हुआ लगता है कि अ, अब हम रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं न कहीं तो हम लैक हो जा रहे हैं कि इस चीज़ पे हमें लगता है कि हम आगे शायद नहीं बढ़ सकते हैं इस चीज़ पे। हमें अपना डोमेन चेंज करना पड़ेगा, हमें रिसर्च से हट करके सोचना पड़ेगा। अभी जो एनटीए लगातार 2 बार फेलियर अपना उसने दिखाया, पिछले नीट के एग्ज़ाम पर सवाल उस पर थे ही कि वो अभी सवाल मुकम्मल नहीं हुए थे, उसका जवाब वो दे नहीं सका था कि एनटीए ने एक बार फिर यूजीसी नेट के साथ ऐसा मामला किया। तो इतनी बड़ी एजेंसी जिसको ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बनाया गया था कि अलग-अलग तरह की एजेंसियाँ एग्ज़ाम ले रही हैं, तो क्यों ना एक बड़ी नेशनल एजेंसी बना दी जाए। अब वो एजेंसी इतना ज़्यादा फेलियर हो रही है और आप जैसे नौजवानों का भविष्य एक तरह से आपका जो पूरा 1 साल बर्बाद हो गया, पूरी तैयारी आपकी बर्बाद हो गई। अब वो कह रहे हैं दोबारा एग्ज़ाम लेंगे, तो वो जो जोश और जज़्बा था आपके एग्ज़ाम में बैठने का, जो कंसंट्रेशन था, वो तो टूटा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन टूटा है, ऊपर से इस पर हमें अब संदेह हो गया है कि अब हमें शक होता है। अब जी। लगता है एग्ज़ाम के बावजूद ये लगता है कि एग्ज़ाम पहले से पेपर लीक है या फिर पेपर कहीं से होगा। तो जो जो इनर जो मोटिवेशन था, वो इनर मोटिवेशन कहीं न कहीं खत्म हो गया है एग्ज़ाम में बैठने का। आपके और कितने साथी आपके जानने वाले थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा? और सबके आपसे मुलाकात हुई होगी, आपने टेलीफ़ोन पर बात की होगी, बात आप दोस्तों में बात हुई होगी। सबके रिएक्शंस चूँकि हमने कोशिश की के साथ और नौजवानों को जोड़ने की, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से कुछ जगहों पर हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, उनकी नहीं हो पाई, जिस वजह से हम आप तक ही पहुँच सके हैं। हमारी कोशिश थी कि 4-5 नौजवान हमारे साथ बैठें और सब अपने-अपने अंदाज़ में अपनी बात बताएँ, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था। तो मैं एक नुमाइंदे की हैसियत से, नौजवानों के नुमाइंदे की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ कि उन तमाम नौजवानों से जो आपके दोस्त अहबाब हैं, जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था, आप लोगों में गुफ्तगू हो रही होगी। क्या इस वक़्त चर्चा चल रही है? मैं जिस रूम पे रहता था, उस रूम पे हम लोग 6 लोग थे अलग-अलग सब्जेक्ट के और 6 लोगों ने दिया था नेट का जेआरएफ का एग्ज़ाम। सब लगभग 12-12 घंटे पढ़ रहे थे। सब फैमिली से हट करके, दूर रह करके पढ़ रहे थे। वहाँ पर जहाँ पर सही से बुनियादी सुविधाएँ भी मुहैया नहीं होती। सिर्फ़ इस उम्मीद पर कि हम शायद एक बार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाएँगे, इस उम्मीद पर कि हम एक बार जेआरएफ होल्डर हो जाएँगे। तो
जब इस तरह के मामले होते हैं तो हम सबका हौसला तो सबसे पहला बात है टूटा है। दूसरा सबसे बड़ा इश्यू ये आया है कि हमारा एक ये था कि हम नेशन को सर्व करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे। जैसे मेरे खुद का फील्ड था इलेक्ट्रॉनिक साइंस में, तो मैं खुद ये सोचता था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ अच्छा सा रिसर्च करके नेशन के लिए कुछ अच्छा काम करूँगा, अपने कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा काम करूँगा। तो फिर अब मुझे इस बात से भी हर्ट हो रहा है कि मुझे अब इस तक हद तक नौबत आ गया है कि मुझे लगता है कि रिसर्च में मुझे करियर बनाने की शायद रिसर्च का करियर बना पाना अब मुश्किल है, इस तरह का अगर हाल रहा तो। बाकी जितने भी ये साथी आज थे उन सब साथी के जी, 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 अलग-अलग बताएँ। परेशानियाँ रहे अलग-अलग परेशानियाँ रही हैं और अलग-अलग सबके वजूहात रहे हैं। जैसे कुछ साथी थे उनकी शादी इसी बुनियाद पर रुकी हुई थी कि वो नेट क्रैक करेंगे तो शादी होगी, जी, तो बिल्कुल सही उनके कह साथ रहे भी प्रॉब्लम हुई। इस तरह से भी कई और साथी जो थे कि लेक्चरशिप में उनको जॉइनिंग करनी थी, लेकिन उसपे भी कुछ हद तक वो पीएचडी कर चुके थे, लेकिन नेट चाहिए था, लेकिन नेट नहीं हो पाया, तो अब उनका करियर खत्म हो जाएगा आगे। उन्हें यूनिवर्सिटी से अब निकाल लिया जाएगा। ऐसे बहुत हैं। ये सारे बहुत ही सिचुएशंस हैं। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन आप बता रहे हैं, किसी की शादी का मसला है, किसी की जॉब यानी लेक्चरशिप खत्म हो जा रही है। एनटीए ने इतने बड़े नौजवानों, इतनी तादाद में नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, आज दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ है और अब हम एक तरह से तमाम नौजवानों के मुद्दे को लेकर के, एनटीए को लेकर के और वहाँ पर पुलिस से बड़ी झड़प हुई है। क्या आप झारखंड में हैं, क्या वहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि झारखंड में जो यूजीसी नेट के जो लोग हैं, वो वहाँ पर कुछ इस तरह का आयोजन करें, ऐसी कोई बात आप लोग कर रहे हैं क्या वहाँ पर? नहीं, फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं। असल में सरकार की बहुत सारी नीतियाँ होती हैं जिस पर हम स्टूडेंट्स को अक्सर डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि अगर हम अपनी बात को भी उठाते हैं, बुनियादी बातों को भी उठाते हैं, तो वो हम पर अलग-अलग राजद्रोह का केस कर देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं, जिस वजह से एक तरह से डर है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास हम स्टैंड लेने में डरते हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे पास अपना कुछ बैक सपोर्ट नहीं है, फ़ाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो ये बात तो सही है। नहीं, लेकिन बिल्कुल हाँ सही कहा। हाँ, ये हम बात उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अलग-अलग छात्र संगठन से मिल कर के कि हम कम से कम ये बात सरकार तक पहुँचाएँ कि ये जो चीज़ हो रही है गलत हो रही है और इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश की जानी चाहिए। हम एक तरफ उज्ज्वल भविष्य का सपना देखते हैं, एक नए भारत का सपना देखते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो बुनियादी चीज़ है कि जेआरएफ करके रिसर्च होता है, रिसर्च करते हैं, उसी चीज़ का खाका खत्म कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन कर के जो हायर एजुकेशन की जो चीज़ है, हायर एजुकेशन में हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने ही नहीं दे रहे हैं छात्रों को, तो आप कैसे हायर एजुकेशन को सही करेंगे? कैसे जब तक रिसर्च नहीं करेंगे तो आप कैसे देश को लीड करेंगे वर्ल्ड फोरम पे? तो इस वज़ह से ये जो एनटीए यूजीसी नेट जो भले अपने आप में एक एग्ज़ाम है, इसमें कैंडिडेट कम होते हैं, लेकिन ये बहुत प्रीशियस एग्ज़ाम्स में से आता है। तो मुझे ये लगता है जी, कि बिल्कुल। मतलब ये उन लोगों के साथ धोखा हुआ है जो आगे देश के लिए या फिर अपने कम्युनिटी के लिए या फिर एक सोसाइटी को लीड करने वाले थे। तो ये अपने आप में एक बहुत अहम बात बताई आप। बिल्कुल सही कहा कि उन उन लोगों के लिए धोखा हुआ है, ये उन लोगों के साथ धोखा हुआ जो इस देश को लीड करने वाले हैं, जो इस देश को तरक्की के ज़ीने पर, तरक्की के उस मुकाम तक ले जाने वाले हैं, जहाँ पर जाकर के देश विकसित देश कहलाएगा। अभी मुझे याद है कि कल की बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार गए थे और उन्होंने वहाँ पर नालंदा में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसके कैंपस का उद्घाटन किया। वहाँ पर उन्होंने स्पीच दी और ये कहा कि अब हमारे देश को 2047 में विकसित भारत से कोई नहीं रोक सकता। ये बात वो कहते हैं और सेम सेम टाइम और ये चीज़ें हो रही होती हैं कि शाम होते-होते इस तरह के नतीजे आते हैं। तो विकसित भारत का जो उनका सपना है, जिसको वो देश का सपना बनाना चाहते हैं, देशवासियों का सपना बनाना चाहते हैं, तो हज़ारों लाखों नौजवान आप जैसे जो लोग हैं, जो अपना कंट्रीब्यूशन देश में देना चाहते हैं और रिसर्च में कोई भी देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से में जितना आगे जाएगा, उतना ही वो विकसित करेगा। वो अग्रणी होगा अपने देश दुनिया के अंदर उसकी रिसर्च को लोग देखेंगे, अप्लाई करेंगे अपने-अपने उस मुकाम पर। तो ये तो एक कंट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है इस सरकार में मैं देख पा रहा हूँ कि एक तरफ ये कहना कि हम 2040 तक विकसित बना देंगे, दूसरी तरफ इस तरह की लचर व्यवस्था, तो इस लचर व्यवस्था के ज़रिए से कैसे हमारा देश आगे बढ़ पाए? सबसे पहले तो अगर ये है कि इतने सारे कैंडिडेट को एग्ज़ाम ले पाना मुश्किल है, अक्सर सरकार ये राय देती है कि इतने सारे तो एक चीज़ मैं बताऊँगा कि अभी तक भारत सरकार में यूपीएससी है, एसएससी है, सीबीएसई है, ये सब की ऑथेंटिसिटी बरकरार है। ये सब की जी। ऑथेंटिसिटी इसलिए बरकरार है क्योंकि उस पर जो आयोग में बैठे हुए लोग हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं।
तो जब सरकारी कर्मचारी होते हैं तो उन्हें डर होता है, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी अपनी एक जवाबदेही होती है सरकार के बिल्कुल प्रति, सही। पार्लियामेंट के प्रति अपनी। लेकिन जब एनडीए एग्जाम करवाता है, एनटीए या फिर ऐसे जब प्राइवेट फर्म्स एग्जाम करवाते हैं, तो ये 300-300 रुपए, 400-400 रुपए में लोगों को हायर करते हैं, एक एग्जाम के लिए, हुँ, 2 एग्जाम के लिए। बिल्कुल सही। तो इसमें इश्यू ये होता है कि ये जो लोग हैं एक दिन के लिए, वो चाहते हैं कि ये तो इनका तो कोई परमानेंट है नहीं जॉब, तो वो एक ही एग्जाम में कमाने की कोशिश करते हैं और वो लोग लीक करते हैं क्वेश्चंस को। ये सबसे मेन प्रॉब्लम बड़ी यहाँ अहम पर बात आता है है। फर्म और प्राइवेट फर्म में। प्राइवेट फर्म कभी भी आंसरेबिलिटी के प्रति नहीं होता है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है, उसकी सिर्फ होती है कि एक एग्जाम दिया, काम खत्म हो गया। 3 महीना का उसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो जी, अगर ये एग्जाम गवर्नमेंट, पहले भी होते थे एग्जाम, यूपीएससी के आज तक एग्जाम्स हुए हैं, अभी तक बहुत कम उस पर सवाल हुआ है। बिल्कुल बीपीएससी सही है। स्टेट स्टेट कमीशंस है। असल में मामला ये है कि गवर्नमेंट बॉडीज जो है, एक जिम्मेदार पर्सन को या जिम्मेदार आयोग को या जिम्मेदार कमिटीज को ये चीज सौंपे, तो वो एग्जाम सक्सेसफुल बिल्कुल होंगे। बहुत अहम बात। बड़ी अहम बात आपने बताई कि सरकारी जो कर्मचारी हैं तो उनको ये खदशा या अफसरान हैं, उनको खदशा होता है कि अगर हमने गड़बड़ किया तो हमारी जॉब जा सकती है। और इनके पास तो कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाज़िम होते हैं, एजेंसियाँ कुछ दिनों के लिए हायर करती हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि ये मौका आया है, उस मौके में जहाँ से कहीं कुछ भी अगर मिल पा रहा है, जैसे-तैसे करके हम हासिल कर लेते हैं। तो ये बड़ा बुनियादी सवाल आपने उठाया है। रिसर्च का जो सब्जेक्ट है और जो मैदान है वो जानना चाहूँगा कि आप जब ये जो अपने मैदान में आप रिसर्च कर रहे थे, तो क्या-क्या चीज़ें आने वाले दिनों में आप अगर इसमें से यूजीसी नेट करते, रिसर्च करते, तो किस मैदान में आप क्या रिसर्च करते आप? हाँ, जी, मेरा सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक साइंस था और मैं जी, सेमीकंडक्टर्स पर आगे रिसर्च करने वाला था। जो बेसिकली चिप्स वगैरह या फिर जितने भी डिजिटल वर्ल्ड को अभी लीड कर रहा है, वो सिलिकॉन के आइटम्स है और सेमीकंडक्टर के हवाले से कहा जा रहा है कि इस वक़्त दुनिया में जैसे पेट्रोल है बहुत बड़ी ताकत एनर्जी, इसी तरह से किसी मुल्क के पास सेमीकंडक्टर्स की जो एनर्जी है, वो देश में हमारे यहाँ जो उससे जो चिप बनती है, उसके जो रॉ मटेरियल है, उसके हवाले से यहाँ पे बहुत बड़े भंडार बताते हैं, कुछ जगहों पर मिले हैं या मिलने के वो हैं। तो ये तो भविष्य का एक तरह से कह सकते हैं पेट्रोल है, सेमीकंडक्टर। तो इस बारे में बताइए, इससे देश का जो ग्रोथ है, विकास होना है सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट से क्या होना है? नहीं, असल में क्या है कि अभी जितने भी जो न्यू वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, जैसे स्मार्टफ़ोन्स है, गैजेट्स है, हुँ, लैपटॉप्स है, तो इन पे चिप का और मतलब सिलिकॉन का या फिर सेमीकंडक्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये क्योंकि ये स्पेस कंज्यूमिंग होता है और इस पर बहुत कम स्पेस पर बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ अट सकते हैं, तो इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है। तो मेरे हुँ। फ़ील्ड इस पर होने वाला था, इस पर एक बजाते एक साइंस का एक फ़ील्ड है। अ, मेरा वो स्पेशल टॉपिक होने वाला था कि इसको हम कैसे आगे लीड कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट को लेकर के था बेसिकली, कि मैं अच्छी उस बात पर है। रिसर्च करने वाला तो था। बहुत-बहुत शुक्रिया माँ साहब आपने हमें वक़्त दिया और आपने अपने जो तकलीफ़ है और अपने साथियों की जो दु दर्द है और जो रिसर्चर का एक पूरी दर्द होता है, आपने उन तमाम दर्द को अपने दर्द के साथ साझा किया और हम कोशिश करेंगे कि इस पर और भी नौजवानों से बात करें, आप जैसे नौजवान मिलें, ताकि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर चर्चा की जाए तो कंसर्न इश्यू बनाया जाए ताकि लोग और सरकार तमाम लोग इस पर सोचने पर मजबूर हों। जैसा कि आपने कहा कि कोई ऐसा आयोग गठित किया जाए, जो कम से कम इस तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर सके। बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता है, जब एक नौजवान तैयारी करके मैदान में बैठता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फॉर्म भर दिया और चले गए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भरते रहते हैं हर साल। लेकिन आप जैसे नौजवान जो जिनका भविष्य उससे जुड़ा हुआ है कि इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है और अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी उससे कहीं न कहीं अटैच है फैमिली लाइफ़ का भी मामला है। हम छोटे परिवारों में देश के लोग एक सपना देख रहे हैं आगे बढ़ने का, तो आप जैसे नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं और इस तरह से एनटीए जैसे जो काम करने वाले लोग हैं, वो पीछे धकेलने की इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में और लोगों से बात करें और ये दर्द, ये तकलीफ लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया छात्रों के मुद्दे को उठाने के लिए।